सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के सेशन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए 2024 के जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है, आज हम ये देखेंगे कि हाउ आई वाज एबल टू स्कोर मोर देन 115 प्लस मार्क्स इन दिस प्रीलिम्स पेपर। ठीक है, क्या वो थॉट प्रोसेस रहता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर और किस तरीके से हम वेरियस ट्रिक्स जो हमने सोच रखी होती है कि इसको हम अप्लाई करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो वो कितना हेल्प करती है। ठीक है, अंदर आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, एग्जैक्टली मैंने कैसे इसे अटेम्प्ट किया था एंड हाउ आई वाज एबल टू स्कोर 115 प्लस। इन सब चीज़ों को यहाँ देखेंगे। सिर्फ यही नहीं है, ठीक है, मैंने पिछले 3 प्रीलिम्स में 110 प्लस स्कोर किया हुआ है। ठीक है, सभी प्रीलिम्स में, एक में 117, एक में 113, एक में 115 प्लस इस साल भी। ठीक है, अभी वो देखेंगे कि एग्जैक्टली कितना बनेगा। एंड अगेन प्रीलिम्स का मार्क्स कहीं मैटर नहीं कर रहा है अनलेस कि आप आईएफएस के लिए अवेलेबल हो, आईएफओएस के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट आपको एक श्योरिटी दे देता है ना? उस लूप से आप बच जाते हैं कि अगर मान लीजिए आपके 90 के आसपास, 90 की रेंज में बन रहे हैं, तो प्री आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए 20-30 नंबर ज़्यादा से अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है तो डेफिनेटली यू आर ऑन द गेनिंग साइड। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई, है ना, विद वेरी लिटिल नॉलेज, विद वेरी स्लाइट नॉलेज, कि आप किस तरीके से कम सी नॉलेज के साथ भी अपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में सही कर सकते हैं। ठीक ठीक लॉजिकल गेसिंग के थ्रू, या फिर, है ना, माइंडफुल रीडिंग के थ्रू। प्रीलिम्स में एक बड़ी गेम ये भी है कि आप कितने माइंडफुल है वाइल रीडिंग द थिंग्स, है ना, और कितने आप पीवाईक्यू को याद कर पा रहे हैं, ध्यान में ला पा रहे हैं कि हाँ, इस पे पीवाईक्यू उन्होंने पूछा भी था। ठीक है, वही सब हम यहाँ पे देखेंगे। और ये एक सीरीज आएगी कि हाउ टू अटेम्प्ट प्रीलिम्स इन इन रियल एग्जाम। राइट, तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट वन देखिए इसका, ये सीरीज ए का पेपर है 2024 का। स्टेटमेंट वन इसका क्या कह रहा है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। मैं बताता हूँ आपको, ये पीवाईक्यू है। एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये एग्जैक्टली आपका सीडीएस का पीवाईक्यू है 2022 का। इसीलिए मैं कहता हूँ सीडीएस के क्वेश्चन की इज्जत किया करो, उनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की इज्जत किया करो, स्पेशली जो रिसेंट ईयर्स में पिछले 3-4 साल में पूछे गए हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ये एग्जैक्टली वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे पूछा गया एक पीवाईक्यू है, उसका इन्होंने स्टेटमेंट रीजन बना दिया। ठीक है, एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नो, अगर आपको यही बात स्टेटमेंट, है ना, क्लियर है कि भैया हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो नॉर्मल लैप्स रेट आपके ट्रोपोस्फियर में चलता है, वो किस वजह से चल रहा है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ इनकमिंग रेडिएशन। क्योंकि इनकमिंग रेडिएशन जो हाई, है ना, हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, लो वेवलेंथ की होती है, वो तो एकदम से फिर ब्रीच भी कर जाती है। ठीक है, धरती से टकरा करके वो वापस आपके, ठीक है, स्पेस में वापस चली जाएगी। लेकिन भाई, जो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी की लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन है, वो ट्रैप हो जाती है। और उसी से एटमॉस्फेयर आपका, ठीक है, उसी से एटमॉस्फेयर आपका गर्म होता है, उसी से आपका नॉर्मल लेफ्ट भी बनता है। देखिए, हम यहाँ पे आंसर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि तब हम वो, है ना, कि कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं है। मैं ये बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा, और वही सोच के किस तरीके से बिना ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़े आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए, पहली स्टेटमेंट पढ़ी, हमें मालूम है पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखो यहाँ पे, डरना नहीं है इनसे। जहां जहां पहली स्टेटमेंट को सही बताया है, जहां जहां पहली स्टेटमेंट को सही बताया है उसे हटाओ, पहले स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, इसे भी हटाओ। ठीक है, अब यहाँ देखो कि स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, दैट मीन्स ये भी आपकी गलत होगी, आंसर आपका यहाँ चल पड़ा। ये देखना ही नहीं है कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। आम आदमी क्या करता है, एक्सप्लेनेशन रीजन वाला क्वेश्चन है भाई, पहले पढ़ते हैं एक्सप्लेन करता है कि नहीं, फिर वो यहाँ नीचे कंफ्यूज हो जाएगा कि स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन कर रही है या नहीं। नहीं, ये देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट वन ऑलरेडी इनकरेक्ट है। ऐसा ऑप्शन है कि ये यहाँ पे, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट देखो, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए कि थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर कंपेयर टू, है ना, कंपेयर टू पोल। ये आपके इक्वेटोरियल बल्ज के बारे में बात कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। आपने जब भी ट्रोपोस्फियर या फिर कोई भी लेयर, अर्थ में कोई भी एटमॉस्फेयर लेयर अगर आप देखेंगे, तो वो इक्वेटर पे मोटी होती है इक्वेटोरियल बल्ज की वजह से। और इस वजह से भी क्योंकि इक्वेटर में गर्मी ज़्यादा होती है, तो गर्म जो पार्टिकल होंगे, गैस होगी, वो ऊपर उठने की कोशिश करेगी। इस वजह से मोटी होती है वो, ठीक है, लेयर इक्वेटर पे कुछ भी हो।
तो ये बात स्टेटमेंट सही है। एट इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। वही बात ये कह रहा है कि गर्मी यहाँ ज़्यादा होती है तो गर्म जो पार्टिकल है वो ऊपर तक जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे, तो पूरा एटमॉस्फेयर ही यहाँ पे इक्वेटोरियल बल्ज हो जाता है, मोटा हो जाता है, है ना? समझ रहे हो? तो ये इसको एक्सप्लेन कर रही है। तो ज़्यादा इसमें है ना फाइट करनी नहीं है दिमाग में कि हाँ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 एक्सप्लेन्स और नॉट एक्सप्लेन्स। नहीं, इट एक्सप्लेन्स इट, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट से पूछा गया क्वेश्चन है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द एबव प्रोडक्ट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। ऐसे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं कि इनमें से कौन सा वॉल्केनिक इरप्शन से निकलता है, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन हो कि यार ये पायरोक्लास्टिक डेब्रिस क्या होता है, नहीं मालूम, है ना? या फिर नाइट्रोजन निकलता होगा या नहीं निकलता होगा, सल्फर का तो पता है, नाइट्रोजन निकलता होगा या नहीं निकलता होगा, नहीं मालूम। जब आपको ऐसे स्टेटमेंट दी जाए तो इसको उल्टा करके पढ़ो, उल्टा करके पढ़ो। इसे ऐसे पढ़ो कि नाइट्रोजन इज नॉट, है ना, नॉट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, नॉट लगा करके देखो। तो क्या इसकी सेंस बनती है? नहीं। क्यों नहीं बनती है? मान लीजिए कल कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, मान लीजिए कल कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और उससे नाइट्रोजन निकल गई, तो और आपको नहीं मालूम होना चाहिए कि पायरोक्लास्टिक डेब्रिस हम किसे कहते हैं, नहीं, है ना? मत देखो इसे। लेकिन अगर कल कोई इरप्शन हुआ और बीच में कहीं निकल गया, धरती तो इतनी बड़ी है भाई, अर्थ इतनी बड़ी है, बीच में कहीं निकल गया, ऐसे ही वो आपसे इकोलॉजी से सवाल पूछ लेते हैं कि इनमें से ओशन में आपको कहाँ-कहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मिलेगी। ऐसे वो सवाल पूछ लेते हैं कि यहाँ सिम्बायोसिज़्म हो रहा है या यहाँ सिम्बायोसिज़्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? ऐसे सवाल वो आपसे पूछ लेते हैं। अब इसको उल्टा करके देखो कि यहाँ पे इन एनिमल्स में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं मिलता है। सेंस बनती है? नो। हो सकता है ओशन में कहीं पे निकल जाए इस टाइप का एनिमल कोई। क्लियर? तो मान लीजिए अगर ऐसे आपसे कोई भी सवाल पूछे तो इसका उल्टा करके एक बार पढ़िए। अगर वहाँ सेंस नहीं बन रही है तो गो फॉर द ऑल फोर्स क्योंकि ये सब निकलने वाले हैं, सब निकलने वाले हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया। ऑनेस्टली मैंने छोड़ दिया था क्योंकि हम यहाँ देख भी वही रहे हैं। देखो, इनमें से जो भी आंसर मैंने डिस्कस किए हो सकता है कुछ गलत भी हो। इसलिए डोंट फॉलो देम एज़ ए रिसोर्स। नो, मैं आपको बस थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या वहाँ पे थॉट प्रोसेस होना चाहिए। क्यों इनसे भिड़ना नहीं है इन क्वेश्चन से? है ना? क्यों भिड़ना नहीं है? क्यों इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है? अभी देखिए 7 मिनट भी नहीं हुए हैं, 7 तो क्या बोले-बोले 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। वी हैव सॉल्व्ड ऑलरेडी सॉल्व्ड 3 क्वेश्चंस। 4th क्वेश्चन पे आइए कि व्हिच वन ऑफ द स्पीड मैटर्स, 2 घंटे आपके पास, स्पीड मैटर्स, कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन्फेरेंसेस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप्स इन मंथ ऑफ जनवरी। ऑनेस्टली इवन बीइंग अ फैकल्टी, है ना? मैं मैं यूपीएससी की कोचिंग में 3 साल से पढ़ा रहा हूँ। एक्स अनअकैडमी एजुकेटर रहा हूँ। सिविल स्पॉट डॉट इन जब आप विजिट करेंगे आप मेरे बारे में जान पाएंगे। ठीक है, ये मेरा ही अपना प्लेटफॉर्म है। इवन आफ्टर बीइंग ए फैकल्टी फॉर 3 ईयर्स मैं इन चीज़ों को आज भी हाथ तक नहीं लगाता हूँ कि आइसोथर्मल मैप को पढ़ते कैसे हैं, है ना, आइसोहेलाइन मैप को कैसे पढ़ते हैं। नहीं, ये दिमाग में फालतू में भरना क्यों है? क्यों? मुझे पता है कि ये, है ना, मैं मेरा मेरा माइंड मुझे इतनी इजाज़त देता ही नहीं है कि मैं इतना फालतू का कंटेंट इसमें डालूँ। राइट? ये कुछ रटे वाली चीज़ें होती है। फिर ऊपर से ये क्वेश्चन मुझे बहुत डाउटफुल लगा। देखो, क्वेश्चन कौन-सा पिक करना है, कौन-सा नहीं करना है, इसकी भी सेंस होना बहुत ज़रूरी है। व्हाई इज़ दिस डाउटफुल? जब आप यहाँ स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना कि इन द मंथ ऑफ जनवरी आइसोथर्मल मैप के बारे में जानिए कि आइसोथर्म्स डिविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहा है या साउथ हेमिस्फीयर की बात कर रहा है ना? आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी इज गोइंग टू स्क्रैप दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में कंडीशन अलग होगी, वहाँ वहाँ जनवरी में ठंड होगी, साउथ हेमिस्फीयर में कंडीशन अलग होगी, वहाँ जनवरी में गर्मी होगी। तो वहाँ आइसोथर्म अलग मूव करेंगे, नॉर्थ में अलग मूव करेंगे। दिस इज व्हाई आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन एंड आई डोंट नो यूपीएससी का इसमें क्या आंसर होगा। देखेंगे उसके आंसर की। समझ रहे हो बात को? दिस इज व्हाई आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन इवन नाउ। तो है ना, आई डोंट वांट टू डिस्कस। क्यों? क्योंकि भैया ठीक है, ये स्टेटमेंट नॉर्थ हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में सही है, इतना मैं जानता हूँ। नॉर्थ हेमिस्फीयर में आइसोथर्म आपके ऐसे चलते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई वो ऐसे चलते हैं, उल्टे चलते हैं, है ना? तो उस हिसाब से ये दोनों सही है आपके स्टेटमेंट्स। बट यहाँ बताया ही नहीं है कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, साउथ हेमिस्फीयर की। दिस इज वाई आई डोंट थिंक, है ना? अब पता नहीं यूपीएससी का इसमें क्या रिस्पॉन्स होगा, अभी देखते हैं वो। फिर देखिए, मैंने ये क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वेल नोन फॉर, है ना, कोई गलतियां भी होनी, जीवन में गलतियां करना बहुत जरूरी है ना?
बट करो फुल गलतियाँ। इफ़ यू आर डूइंग योर मिस्टेक्स, ठीक है, तो उनको आखिर तक करो, मिस्टेक्स को भी बीच में मत छोड़ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपको बीच में लग रहा होता है यार गलती कर दी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं, उस गलती के पार आपके अच्छा कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। तो अंत तक ले जाओ और फिर अंत में समाप्त करो। ये जीवन में हर जगह, चाहे वो आप जी रहे हो, खाना खा रहे हो, खाना खाते हुए गलती की, रिलेशनशिप में हो उसमें कोई गलतियां कर रहे हैं, करो, अंत तक करो और उसके बाद छोड़ो। बीच में नहीं छोड़ना किसी को, है ना, मध्य में नहीं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर वेल नोन एज टू लार्जेस्ट कोकोआ है बेसिकली, ये आपसे, ठीक है, पूछ रहा है कि जो कोकोआ है, ठीक है, तो वो जो आप कॉफ़ी खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, वो किधर से आ रही है, ये सीधा आपसे पूछ रहा है ना। मुझे लगा कि यार मेडागास्कर वेडागास्कर में निकलता होगा, क्योंकि ऐसे जो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा, है ना, वाइल्ड टाइप की, ये उधर उगाई जा रही है ज़्यादा, है ना। वहीं से हमने देखा कि पाम ऑयल वगैरह का भी वहाँ अच्छा कल्टीवेशन हो रहा है। मुझे लगा था कि ये होगा इसका आंसर, तो मैंने डी लगा दिया, एक्चुअल में ये गलत है। ये इसका आंसर है काउंट डी आइवरी और, है ना, आइवरी और घाना कोस्ट। तो यहाँ देखिए, अफ्रीका से वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही नहीं है, अभी नीचे देखना, और पूछ भी इन्हीं कंट्री से रहा है। पिछले साल बोत्सवाना उस एक क्वेश्चन का एक ऑप्शन था, ठीक है, जो उन्होंने ब्लड बैटरीज पे पूछा हुआ था कि जो, राइट, उसमें आई थिंक देयर वाज ए क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी कंट्री कॉपर की का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। आई थिंक देयर वाज ए क्वेश्चन लाइक दैट, है ना। उसमें एक ऑप्शन बोत्सवाना भी था। अल्जीरिया, मोरक्को वगैरह ये तो दे ही रहे हैं वो, क्लियर। सो दिस इज हिंदी पार्ट एटसेट्रा। अभी देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होना, मैं मैं घर आकर के मैंने सबसे लंबी सांस इस क्वेश्चन से ली कि थैंक गॉड ये मेरा ठीक हुआ, है ना। ऐसा नहीं है, आई वाज स्कोरिंग वेल इनफ, बट फिर भी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस क्वेश्चन के ठीक होने की हुई थी। यार थैंक गॉड ये मैंने गलत नहीं किया। इसमें कंफ्यूजन होना बहुत लाजमी है। इनफैक्ट यही चीज़ जब आप पिछले साल का मेरा पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम यूट्यूब में ही देखोगे, उसमें पता नहीं कितनी बार हमने रिवर सिस्टम को स्टडी किया, उसके मैप को अच्छे से देखा। बावजूद इसके मैं खुद उसमें कन्फ्यूज़ हो गया था कि कौन आगे पीछे, गंडक, घाघरा, एक तो ये जी वाले सारे नाम दे दिए इन्होंने। ऐसे ही कन्फ्यूज़ करते हैं वो, घाघरा, गोमती, गंडक, अब देख लो कौन आगे है, कौन पीछे है ना। तो फिर थोड़ा लॉजिक लगाया यार कि गोमती रिवर फ्रंट ये जो है, गोमती आपके लखनऊ-वखनऊ से होते हुए इधर से जा रही है। फिर घाघरा का मुझे थोड़ा ध्यान आया कि यार काली ही शारदा है, शारदा ही सरयू है, और वो घाघरा है ना जो नेपाल से आपकी आ रही है, वो घाघरा रिवर आपके बिहार में आकर के मिल रही है इधर। नाम से भी थोड़ा लग जाता है आइडिया कि घाघरा घूघरा जो है बिहार में होगी, है ना। कोसी का तो मैंने ध्यान में रख रखा है कि कोसी, कोसता कौन है, अंत में कोसा जाता है। इंसान को अंत में कोसा जाता है, बीच में नहीं। जब तक आप उपलब्ध हैं तब तक आपको कोई नहीं कोसेगा, अंत में कोसा जाता है। तो कोसी अंत में आएगी और गंडक फिर बीच में आ गई। तो आई है ना। तो मैंने खुद को बड़ा आभार व्यक्त किया कि तूने ये लॉजिक लगाया और आंसर आपका सही आ गया। एक्चुअल में इस साल भी उन्होंने जियो साइंटिस्ट के पेपर में देख रहा था, उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि ठीक है, यहाँ से जो आपकी हुगली रिवर निकल रही है उसमें उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, दामोदर रिवर पे ये सवाल पूछा हुआ था उन्होंने, है ना। तो ये रिवर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं यूपीएससी के लिए। फिर देखिए ये फिर से वही लड्डू क्वेश्चन कि रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। मना करो जरा, इसके उल्टा पढ़ो ना। अब अगर आपको ये स्टेटमेंट सही बतानी है या नहीं बतानी है, इसका उल्टा पढ़ के देखो कि रेनफॉल इज नॉट वन ऑफ द रीजन फॉर वेदरिंग ऑफ द रॉक। सेंस बन रही है? नो, रेनफॉल इज अ रीजन, है ना। रॉक के वेदरिंग में रेनफॉल इज अ रीजन। दिमाग में ऐसे ही बना लो कि हाँ ठीक है, पानी जा रहा है तो मिट्टी सड़ रही पत्थर सड़ जाएगा अंदर, ऐसे ही बना लो चाहे। एक्चुअल में वीदरिंग कई तरीके से होती है रेनफॉल के, है ना, वजह से। वो कैसे अभी देखेंगे। दूसरा, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉल्यूशन। अब आपका थोड़ा साइंटिफिक दिमाग चलना चाहिए कि हाँ हाँ हाँ, मान लीजिए यहाँ तक आपको पता नहीं था, ये पता है कि रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन, बट हाउ, मान लीजिए पता नहीं था, तो यहाँ आपका कनेक्शन बैठ रहा है कि रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ओ वाह, पानी भी है, CO2 भी है, और यहाँ कैल्शियम तो है ही है, पानी पत्थर में कैल्शियम तो होता ही है।
समझ रहे हो? तो फिर इसका क्या बन जाएगा, किसी ना किसी तरीके से वो कार्बोनेट इसका बना देगा, वहीं से आपका ठीक है विदरिंग हो जाएगी। ये थोड़ा साइंटिफिक दिमाग आपको उस टाइम चलना चाहिए। आदमी अब कौन-सा क्या बना रहा है, बाइकार्बोनेट बना रहा है, कैल्शियम का कार्बोनेट बना रहा है, कुछ और बना रहा है, वो आपके दिमाग वो आपसे पूछा ही नहीं है, तो उसमें दिमाग लगाना नहीं है। इतना लगाना है कि हाँ, अगर भाई इतने एलिमेंट है, रिएक्शन होगी तो विदरिंग होगी, पत्थर टूटेगा रिएक्शन से। फिर रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस से भी आपका जो है ठीक है ऑक्सीडेशन इसका होगा, समझ रहे हो? ये किसी ना किसी तरीके से वेदर होगा ही होगा। तो स्टेटमेंट ही ये सारी सही है। अब ये दोनों स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन भी करती है, समझ रहे हो ना? ये दोनों स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर भी रही है कि हाँ यार, रेनफॉल की वजह से वेदरिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें ये चीज़ें प्रेजेंट है। तो बस अब वो ऑप्शन ढूंढो यहाँ। स्टेटमेंट वन एंड टू स्टेटमेंट टू एंड थ्री आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वन। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो आंसर यहाँ हमने देखे हैं, इसमें से बहुत आंसर गलत हो भी सकते हैं, बट मैं आपको बस थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी आंसर ठीक कैसे करें। फॉर एग्जांपल देखिए, ये देखिए, नॉर्थ सी। आई थिंक हाँ, मैंने ये अटेम्प्ट किया हुआ था और ये मेरा एकदम सही भी हुआ था, लेकिन मैं बहुत डाउट में भी था। आदमी खुद में कंफ्यूज हो जाता है कि हाँ, मैप में कहाँ कैसे करें कि भैया नॉर्थ सी को। एक तो पहले कंफ्यूजन यही होता है कि ऊपर नॉर्वेजियन सी होगा या नॉर्थ सी होगा। तो ये ध्यान में रखना है, ऊपर होता है नॉर्वेजियन सी। जिन्हें मैप का एम नहीं पता, वो यहाँ से जाओ, वो आगे करो, थोड़ा स्किप करो इसे। जिन्हें मैप का पता है थोड़ा, वो ये जान लो कि ऊपर आता है नॉर्वेजियन सी, नीचे आता है आपका नॉर्थ सी। तो फिर इस नॉर्थ सी को ही बॉर्डर कर रही होती है इधर, जैसे आपका जर्मनी होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ये फ्रांस इसे बॉर्डर कर रहा होता है। इधर आपका आइसलैंड है, ठीक है। इधर थोड़ा पोलैंड आपका इसको बॉर्डर कर रहा होता है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो इतना हुआ। भाई ये रशिया, रशिया में मैंने बहुत सोचा कि रशिया करता है या नहीं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है रशिया का एक हिस्सा है कालिनिंग्राड। ये यूरोप में आपके आता है, एस्टोनिया ऊपर एस्टोनिया है, फिर लातविया है, फिर लिथुआनिया है, उसके बाद आपका आता है कालिनिंग्राड। बट ये नॉर्थ सी को बॉर्डर नहीं कर रहा है, ये यहाँ बाल्टिक सी को बॉर्डर कर रहा है। तो ये यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना था, समझ रहे हो? सिमिलरली फिनलैंड, फिनलैंड तो इधर है, फिनलैंड इधर इधर बहुत आगे है। नॉर्वे इधर है, स्वीडन इधर है, फिनलैंड इधर है। तो फिनलैंड नहीं करेगा, नॉर्वे स्वीडन करेगा, है ना? तो कितने बच गए यहाँ? ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, दो बचेगा, ओनली टू। क्लियर? सो ये देखिए, ये सवाल मैंने फिर छोड़ दिया था। मुझे पता था कि धुआंधार वाटरफॉल कहाँ है ना? बट ये कंफर्म होना ज़रूरी है कि यार रिवर सुबर्ण रेखा ही है या नहीं। अब इन रिवर से वो सवाल पूछ भी रहा है, नेत्रावती रिवर है या नहीं, इसका मुझे बिल्कुल भी पता भी नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने में ही फ़ायदा है। और मुझे ऑनेस्टली ये रट्टे मारना अच्छा लगता भी नहीं है ना? दिस इज़ एसएससी टाइप थिंग्स, और मुझे ये अच्छा लगता भी नहीं है। राइट, तो मैंने ये छोड़ भी दिया, और मैं कभी ये पढ़ूंगा भी नहीं कि कौन सा फॉल किधर है। नहीं, मैं ये पढ़ूंगा भी नहीं, छोड़िए। क्यों? क्योंकि भैया मेरा अपना फॉर्मूला है और सबका अपना ये यही होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, जो स्टैटिक चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उसे इतना मजबूत कर लो कि इन सब चीज़ों का फर्क ही ना पड़े। अपने कॉन्सेप्ट इतने बढ़िया मजबूत रखो, स्ट्रांग रखो कि बाकी चीज़ों का फ़र्क ही ना पड़े, जो ये ऊपर-नीचे लाई जा रही है। क्योंकि वो जो स्टैटिक में भी जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, उसमें से 50 टू 60 क्वेश्चन वो हर साल पूछ ही रहा है। इसमें से बाकी कुछ नहीं, आपको बस 40 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं, 15 आप कहीं और से मैनेज कर लेंगे। समझ रहे हो? तो स्टैटिक। देन ये देखिए, ये क्वेश्चन, अब ये एक तरीके से ठीक है, अगर किसी को पता हो तो पता हो, नहीं तो उसे ये छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपने ये सारे नाम सुने होंगे, वॉच जैज, ब्लैक फॉरेस्ट, है ना, अल्प हो गया, एप्लेशियन हो गया, एंडीज हो गया। आपने ये सारे नाम सुने होंगे, ये भी पता होगा कि कौन से एरिया में है। पर हो सकता है इसमें आप खेला कर जाए। फॉर एग्जांपल जैसे वॉच जेज हो गया, इसे तो पहले ही हटा दो। ये मैंने पहले ही हटा दिया क्योंकि ये तो वो सेंट्रल एशिया में नहीं है। वॉच जेज और ब्लैक फॉरेस्ट आपके यूरोप में, ये फ्रांस में आपके पाए जाते हैं, तो ये तो पहले ही हटा दो, सेंट्रल एशिया तो नहीं है। अल्प यूरोप में तो है बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लॉक माउंटेन है या आपके ठीक है, हाँ, ये क्या बोलते हैं, या फोल्ड माउंटेन है, इसमें प्रॉब्लम है। तो ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, ये फोल्ड माउंटेन है। फिर नॉर्थ अमेरिका के एप्लेशियन, क्या ये फोल्ड माउंटेन है? फिर साउथ अमेरिका के एंडीज फोल्ड माउंटेन है, बिल्कुल हाँ, नजाका लाइन वगैरह का आपने नाम सुना होगा। अब जिन्हें नहीं पता भाई, वो ये एक्सपेक्ट ना करे कि यहाँ पे ये सब चीज़ें बताई जाएगी, नहीं। उसके लिए गाइस, जो नए लर्नर है, जो जुड़े हुए हैं, सो यू कैन बेसिकली लॉग इन टू
civilspot.in हमारा पीवाईक्यू रिसर्च का, ठीक है, पीवाईक्यू रिसर्च का एक पूरा प्रोग्राम चला हुआ है। आप पाएंगे कि उसमें थीम वाइज सारे यूपीएससी के जितने भी पीवाईक्यू आज तक पूछे गए हैं 1990s ऑनवर्ड्स, थीम वाइज, फॉर एग्जांपल मैंने डेमो लेक्चर डाले हैं, मान लो अगर आपको बुद्धिज्म स्टडी करना है, कहीं और मत जाओ, बुद्धिज्म पे जितने आज तक पीवाईक्यू पूछे गए हैं सारे वहां प्रैक्टिस कर लो, बुद्धिज्म की सारी डायमेंशन क्लियर हो जाएगी, प्लस एनसीईआरटी उसमें साथ में इंक्लूडेड है ना। तो ये रिवीजन ओरिएंटेड 120 प्लस आर का एक मॉड्यूल आपके लिए तैयार किया गया है, जाकर के यू शुड एनरोल इन दिस कोर्स एंड यू विल नॉट रिग्रेट। ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव गिवन 4 times, आई हैव गिवन माय प्रीलिम्स, 3 times आई हैव क्वालिफाइड माय प्रीलिम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल, लेकिन उसमें सीसेट नहीं हुआ था, ठीक है। तो जीएस मेरा उस टाइम भी क्वालिफाइड था, सीसेट मेरा 0.17 मार्क्स से रह गया था, ठीक है। आई एम नॉट फ्लेक्सिंग इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यस I have certain degree of little bit of authority to guide you, है ना, to guide you, and obviously this is a means of earning for me as well, so this is why you are being charged, ठीक है, very honestly, very frankly। अब देखो, ठीक है यार, 20 मिनट हो गए हैं, काफ़ी लंबा ये वीडियो ऑलरेडी जा चुका है। ये जो बाकी चीज़ें हैं, अभी इसमें 2-3, है ना, 3-4 सेशन और आएंगे इसी टाइप के। अगर आपको ये सेशन फ्रूटफुल या हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और बताइए कि ऐसे सेशन मुझे और लाने हैं या नहीं लाने हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों का ऊपर इवेल्युएशन इस बात पे मत करना कि ये आंसर इसने सही लगाया या नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे पर्पज़ इस टाइम पे आंसर बताना नहीं है। क्या है कि अप्रोच या फिर थॉट प्रोसेस क्या रहता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। आई होप ये आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। यू कैन विजिट civilspot.in और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।